हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, मैं यहाँ आपको यूपी टीजीटी एसएसटी का पेपर कराऊंगी 2011 का, राइट। तो प्रेजेंटेड बाय मी। फ्रेंड, मैंने इसमें 2 पार्ट्स करा दिए थे क्योंकि इसमें एसएसटी में 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। एक हिस्ट्री का होता है, एक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस, और एक होता है ज्योग्राफी का, राइट। तो ज्योग्राफी का हमारा हो चुका था, ज्योग्राफी हो गया था और हिस्ट्री हो गया था, राइट। आज जो बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स की करेंगे और पॉलिटिकल साइंस की करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है, ये इकोनॉमिक्स का है, तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति है, राइट। जब मतलब फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है, उसे लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो बाजार में मतलब जो मार्केट में है उसके बाहर होने की क्या स्थिति होती है, कीमत औसत लागत से कम हो, या कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो, या कीमत औसत स्थिर लागत से कम हो, या कीमत औसत लागत के बराबर हो। तो क्या होता है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में होता है फ्रेंड बी, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब ऐसा होता है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? जो डिमांड होती है उसमें जो मतलब लिक्विडिटी होती है कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो ये फ्रेंड आयोग ने इसको मतलब इसका आंसर नहीं दिया था, इसको स्टार बना दिया था, ठीक है। तो आप इसे किसी बुक से देख सकते हैं एक बार कि कितने प्रकार की होती हैं, जो मांग की लोच होती है कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर स्पर्श रेखा होती है, राइट। जब संतुलन मतलब बैलेंस हो, कंडीशन कैसी हो, बैलेंस्ड हो, तो तटस्थता वक्र जो होता है वो कैसी स्पर्श रेखा होती है उसकी? मांग रेखा, कीमत रेखा, पूर्ति रेखा, या मांग एवं पूर्ति रेखा? तो वो होती है फ्रेंड कीमत रेखा, राइट। हाउ टू पे फॉर बॉर पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन्सन है, पीगू है, कीन्स हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वो है कीन्स। नेक्स्ट है, प्रमाणित समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के योग को कहते हैं। उस योग को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, समूह कहते हैं, फर्मों का समूह कहते हैं, या कंपनियों का समूह कहते हैं? तो फ्रेंड हम उसे समूह कहते हैं, ग्रुप। नेक्स्ट है, स्वतः स्फूर्त अवस्था किस अर्थशास्त्री के विकास सिद्धांत से संबंधित है? मतलब कौन से इकोनॉमिक्स थे जिसने स्वतः स्फूर्त अवस्था का सिद्धांत दिया था? मार्क्स थे, कीन्स थे, शुम्पीटर थे, या रोस्टोव थे? तो वो थे फ्रेंड रोस्टोव। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कौन सा लक्षण नहीं है? गरीबी नहीं है, अशिक्षा नहीं है, प्रति व्यक्ति उच्च न्याय है, या कृषि की प्रधानता है? तो वो है फ्रेंड प्रति व्यक्ति उच्च आय। यहाँ प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं, क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, या क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषता नहीं है फ्रेंड वो ये है, क्रेता और विक्रेता की संख्या कम नहीं होती है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जो जनसंख्या सिद्धांत है वो किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? J.S. मिल के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, माल्थस के द्वारा, या रिकार्डो के द्वारा? तो फ्रेंड वो दिया गया था माल्थस के द्वारा। इकोनॉमिक्स रहे हैं, ठीक है। WTO कब अस्तित्व में आया था? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कब अस्तित्व में आया था? ये कब बना था? इसकी नींव कब रखी गई थी? जनवरी 1996 को, जनवरी 1997 में, जनवरी 1999 में, या जनवरी 1995 में? तो ये रखी गई थी फ्रेंड जनवरी 1995 में। नेक्स्ट है,
मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें, जब मुद्रास्फीति होती है तब मार्केट में जो मतलब थिंग्स होते हैं उनका जो मूल्य होता है वो कैसे हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, प्रचुरता में मिलती हैं, महंगी हो जाती हैं या बिल्कुल नहीं मिलती हैं। तो फ्रेंड महंगी हो जाती हैं। जब मुद्रास्फीति होती है मार्केट में तो चीज़ें कैसी हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। जो उत्पत्ति का नियम है और पैमाना जो स्केल होता है उसका प्रतिफल का संबंध कैसा है ये बताना है। दीर्घकाल एवं अल्पकाल से, दीर्घकाल एवं दीर्घकाल से, अल्पकाल एवं दीर्घकाल से, अल्पकाल एवं अल्पकाल से। तो इसमें फ्रेंड अल्पकाल से दीर्घकाल होता है, राइट। नेक्स्ट है ये आप यहाँ ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है उपयुक्त चित्र का संतुलन दर्शाता है जी। ये जो मतलब बना हुआ है ये किस चीज़ के बैलेंस को दर्शा रहा है ये आपको बताना है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म को असामान्य हानि हुई है, एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि हुई है या अपूर्ण प्रतियोगी फर्म को असामान्य लाभ हुआ है, ये बताना है आपको। तो इसमें है फ्रेंड पूर्ण प्रतियोगी फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है। नेक्स्ट है कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है समग्र मांग, समग्र पूर्ति, प्रभावी मांग, प्रभावी पूर्ति। तो इसमें आएगा प्रभावी मांग, राइट। ये रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है कीन्स का। नेक्स्ट है कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग ब्याज की दर के साथ धनात्मक रूप से परिवर्तित होती है, ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है, ब्याज की दर से असंबंधित है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आएगा फ्रेंड ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर, जो कीमत स्तर है उसमें धनात्मक एवं आनुपातिक संबंध होता है, धनात्मक एवं आनुपातिक संबंध होता है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ठीक है। धनात्मक एवं आनुपातिक संबंध होता है या ऋणात्मक एवं आनुपातिक संबंध होता है, मतलब ये नॉन प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। ये हिंदी में सेम लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में सेम लिख दिया है। तो ये क्या है, ये नॉन प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आएगा धनात्मक एवं प्रोपोर्शनल संबंध होता है। इसमें व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है। जो व्यापार मतलब जो बिजनेस बैलेंस होता है या ट्रेड बैलेंस होता है वो किसके बराबर होता है, आयात प्लस निर्यात के, निर्यात माइनस आयात के या आयात माइनस निर्यात के या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा फ्रेंड निर्यात माइनस आयात, मतलब कितना निर्यात हुआ कितना आयात हुआ, अगर इसको हम माइनस कर दें तो नेट हमारा जो बैलेंस होता है वो निकल आता है, उसके बराबर होता है वो। निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, कॉफ डगलस उत्पादन फलन या उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा फ्रेंड कॉफ डगलस उत्पादन फलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है, M1, M2, M3 या M4। तो वो है फ्रेंड M1। नेक्स्ट है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। जो गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब जब ये नारा दिया गया था, 9वीं थी, 5वीं थी, चौथी थी या दूसरी थी। तो वो थी फ्रेंड 5वीं, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत लागत यानी कि MC तथा औसत लागत यानी कि AC के बीच सही संबंध को बताता है। जब AC वक्र गिरता है और MC वक्र क्या होता है, ऊपर होता है। जब AC तथा MC दोनों वक्र बढ़ते हैं परंतु MC वक्र AC वक्र की तुलना में कम बढ़ता है। यदि AC वक्र U आकार का और MC वक्र कैसा हो जाए, AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता हो
यदि एमसी वक्र एसी वक्र को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता हो। तो इसमें होगा फ्रेंड सी, यदि एसी वक्र यू आकार का हो और एमसी वक्र एसी वक्र को क्या करें, न्यूनतम बिंदु पर काट दे, राइट, तब उनका क्या होता है, एक सही संबंध दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है गलत कथन बताइए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको इसमें। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होता है। सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को निम्नतम बिंदु पर काटता है। या जब औसत उत्पादन में कमी होती है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो ये होगा फ्रेंड बी, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, राइट, तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये गलत है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि इसने क्या पूछा था, गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है सही कथन क्या है। वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, या वितरण का आधुनिक सिद्धांत कीमत निर्धारण का मांग सिद्धांत है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भुगतान की समस्या को पूर्ति पक्ष के आधार पर देखता है। या साधनों की कीमतों तथा वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में कोई अंतर नहीं है। आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है, तो वो होगा ए, वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, राइट। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। शुद्ध लाभ में क्या सम्मिलित नहीं है, समन्वय का पारितोषिक, जोखिम उठाने का प्रतिफल, नव प्रवर्तन का पारितोषिक, या एकाधिकारात्मक लाभ। तो क्या नहीं है इसमें, एकाधिरात्मक लाभ, ठीक है। मुद्रा परिमाण के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पाद बाई तथा मुद्रा एम दोनों अपरिवर्तित रहें और के में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है, निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा, निरपेक्ष मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, सापेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा, या सापेक्ष मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। क्या होगा, तो इसमें होगा फ्रेंड सापेक्ष मूल्य स्तर क्या होता है, गिर जाता है। नेक्स्ट है फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए है कि, किस लिए, यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। यह मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानकर मुद्रा की मांग पर अधिक बल देता है। यह मुद्रा के मूल्य में अल्पकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह कीमत स्तर पर अधिक बल देता है। तो इसमें होगा फ्रेंड ए, राइट। इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है कि हमें नहीं बताता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है और कीमत स्तर कैसे प्रभावित हो रही है, राइट। उपकर होता है जो सेस लगाया जाता है। सेस क्या होता है, किसी कर पर अधिभार, विलासी वस्तुओं पर एक अतिरिक्त कर, आय प्राप्ति का अस्थायी उपाय, या एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। तो इसमें होगा फ्रेंड डी, एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या की जाती है, खर्च की जाती है, उसे कहते हैं सेस यानी कि उपकर। लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है, यह विचार प्रतिपादित किया। किसने किया था यह विचार प्रतिपादित, हॉले ने, नाइच ने, क्लार्क ने, टाजिंग ने। तो ये किया था फ्रेंड नाइट ने। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टॉव ने नहीं किया। तो रोस्टॉव ने कौन सा नहीं किया है, परंपरावादी समाज की अवस्था, एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। तो उन्होंने नहीं किया है फ्रेंड एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, या विदेशी क्षेत्र है।
तो वो है फ्रेंड तृतीयक क्षेत्र। ये तृतीयक क्षेत्र में आता है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी स्थापना हुई थी व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य समझौते के परिणाम स्वरूप, यूएनओ के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है फ्रेंड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है? जो वर्ल्ड बैंक है उससे संबंध कौन नहीं है, संबद्ध नहीं है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है, या विश्व व्यापार संगठन नहीं है। तो वो है फ्रेंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO इससे संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है मतलब। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ए कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री, MS स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं फ्रेंड MS स्वामीनाथन, ठीक है। जो ये वर्गीज कुरियन है ये श्वेत क्रांति के हैं, ठीक है, जो दूध या मिल्क से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है किसके बेस, मतलब कौन करता है इसे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, मतलब CSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये किया जाता है CSO के द्वारा, राइट। भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था। कब अवमूल्यन हुआ था? जो इंडियन रुपी है उसका पहली बार 1948 में, 1949 में, 1950 में, या 1951 में। तो वो हुआ था फ्रेंड 1949 में। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष है। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, ठीक है। तो 1911 माना जाता है, 1921, 1931 या 1951। तो वो माना जाता है फ्रेंड 1921, ठीक है। महान विभाजक वर्ष बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे VKRV राव, PC महालनोबिस, DR गाडगिल, KC पंत। कौन थे? PC महालनोबिस, राइट। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं तो वो जो डेट देते हैं, राइट, उनकी देय क्षमता किस पर निर्भर होती है? रखी हुई सरकारी प्रतिभूतियों पर, नकद स्थिति पर, अतिरिक्त नकदी रिजर्व पर, या बकाया आय तथा निवेश पर। किस पर निर्भर करती है? वो करती है अतिरिक्त नकदी रिजर्व पर। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन। चाय से, सब्जी उत्पादन से, समुद्री उत्पादन से, या वनस्पति सघनता से। तो वो है फ्रेंड समुद्री उत्पादन से, ठीक है, जो वाटर से रिलेटेड होते हैं। मतलब वाटर में जितनी भी वो क्रियाएं होती हैं, राइट, जैसे मछली पालन है, ठीक है, वो ब्लू रिवॉल्यूशन में आते हैं। ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है कहलाता है प्रगतिशील कर, समानुपातिक कर, परोक्ष कर, या प्रतिगामी कर। तो वो है फ्रेंड प्रगतिशील कर, राइट। नेक्स्ट है मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण है, ठीक है। अगर मांग वक्र कर्व बना है कोई और उसके दाहिनी ओर अगर वो गिर रहा है तो उसका कारण क्या होता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, या सीमांत उपयोगिता नियम। तो क्या होता है? वो होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है? मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने के भय से बढ़े मूल्यों पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करना, प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर बढ़े मूल्यों पर अधिक मात्रा क्रय करना, अज्ञानता के कारण मूल्य बढ़ने पर अधिक मात्रा में क्रय करना,
मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा फ्रेंड डी, राइट। ठीक है, मांग वक्र के कारण ये इनमें से ये नहीं होता है, मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय नहीं होता है। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो आड़ी मांग लोच शून्य है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र हैं तो मांग की आड़ी लोच अनंत है। जब दो वस्तुएं पूरक हैं तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक है। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। इसमें होगा फ्रेंड डी, राइट। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो उनकी मांग जो होती है वो आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता के साथ, अपूर्ण प्रतियोगिता के साथ, एकाधिकार के साथ या अल्पाधिकार के साथ? तो ये है फ्रेंड पूर्ण प्रतियोगिता, राइट। उत्पादन में अंततः कौन सा नियम प्रभावी होता है? वृद्धिमान प्रतिलब्धि नियम, ह्रासमान प्रतिलब्धि नियम, स्थिर प्रतिलब्धि नियम या उपर्युक्त सभी? तो इसमें होगा फ्रेंड ह्रासमान प्रतिलब्धि नियम। नेक्स्ट है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय है। जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता होती है उससे क्या मतलब आशय है या क्या अभिप्राय है उससे? उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं की एकरूपता, उत्पादकों की अल्पता एवं वस्तुओं की एकरूपता, उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण, उत्पादकों की अल्पता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण। तो वो होगा फ्रेंड उत्पादकों की अधिकता एवं वस्तुओं का विभेदीकरण। एकाधिकार आधारित है, किस पर आधारित है? मांग के नियंत्रण पर, पूर्ति के नियंत्रण पर, जनसंख्या नियंत्रण पर या मूल्य स्तर के नियंत्रण पर? तो वो है फ्रेंड पूर्ति के नियंत्रण पर, ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए या पहले बढ़ाना चाहिए फिर घटाना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो उसे घटा देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? आवंटन कार्य, वितरण कार्य, उत्पादन कार्य या स्थिरीकरण कार्य? कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है फ्रेंड वितरण कार्य, राइट। नेक्स्ट है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? अवस्फीति नहीं है, विनिमय नियंत्रण नहीं है, अवमूल्यन नहीं है या आयात प्रतिबंध नहीं है? तो वो है आयात प्रतिबंध। सार्वजनिक आय व व्यय के अंतर को पूरा किया जा सकता है बाजार से उधार लेकर, दूसरे देशों से उधार लेकर, नई मुद्रा निर्गमित कर या इन सभी से? सार्वजनिक जो आय व्यय होता है उसके अंतर को कैसे पूरा किया जाए, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये होगा इन सभी के द्वारा ये किया जा सकता है। यदि 100 संतरे 5 रुपये प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपये है, तो बताइए कि फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा? राइट, 2 बार गुजरेगा, 3 बार गुजरेगा, 4 बार गुजरेगा या 5 बार गुजरेगा? तो फ्रेंड वो होगा 4 बार, राइट। नेक्स्ट है, प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है? यह आयात पर कर है, भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देता है, देश के भुगतान संतुलन में सुधार लाता है? तो इसमें होगा फ्रेंड भारत सरकार की आय का कम महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, आभास लगान है। जो आभास लगान होती है वो क्या होती है? दीर्घकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक, अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक, स्थायी अतिरेक जो दीर्घकाल में प्राप्त होता है लेकिन अल्पकाल में नहीं, स्थायी अतिरेक जो कभी समाप्त नहीं होता, राइट। तो इसमें होगा अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी
अतिरेक। जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव न हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, मतलब किसी को अच्छा बनाने के लिए उसे क्षति पहुंचानी पड़ेगी, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? संभाविता अनुकूलतम, पेरेटो अनुकूलतम, जनसंख्या अनुकूलतम या प्रदूषण अनुकूलतम? तो वो होता है फ्रेंड पेरेटो अनुकूलतम। नेक्स्ट है उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है एपी लर्नर से, यूलर से, हेवरलर से या हेरोडोमर से? तो वो है फ्रेंड यूलर से। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है आंतरिक किफायतों पर, बाह्य किफायतों पर, आंतरिक व बाह्य किफायतों दोनों पर, उपयुक्त में किसी पर नहीं। तो ये आएगा दोनों पर, ठीक है, आंतरिक भी और बाह्य भी, दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है सिक्के, सिक्के व कागजी मुद्रा, मांग जमाए या इनमें से सभी? तो ये फ्रेंड ये सभी हैं अब, ठीक है, ये सारी मुद्राएं चल रही हैं, इनको मुद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड ऋण प्रदान करता है। जो नाबार्ड है वो किसको डेट देता है? कृषि क्रियाओं के लिए, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए। किसके लिए देता है? ये देता है कृषि कार्यों व ग्रामीण विकास के लिए, राइट। जो नाबार्ड काम करता है डेट देता है, इनके लिए देता है। यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हों तो उदासीनता वक्र का आकार होगा, कैसा होगा? एल आकार का होगा, एस आकार का होगा, जेड आकार का होगा या इनमें से कोई नहीं? तो वो होगा फ्रेंड एल आकार का। नेक्स्ट है वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है कहलाता है संतुलन बिंदु, उत्पादन बंद होने का बिंदु, अधिकतम लाभ बिंदु या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा फ्रेंड उत्पादन बंद होने का बिंदु। निकट से स्थानापन्नों की प्रतिलोच इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक होती है, शून्य होती है या अनंत होती है? तो ये होगी फ्रेंड इकाई से अधिक होती है, राइट। ये था इकोनॉमिक्स का मतलब पोर्शन। अब बात करेंगे हम सिविक्स की, मतलब पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? ठीक है, तो कौन से भाग में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन? प्रथम में, द्वितीय में, चौथे में या अंतिम में? तो वो है फ्रेंड चौथे में, राइट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बताना है आपको। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में या अनुच्छेद 32 में? तो वो है फ्रेंड अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट है संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? सन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा, 1978 के 44वें संशोधन द्वारा, 1971 के 25वें संशोधन द्वारा या 1985 के 52वें संशोधन द्वारा? किसके द्वारा जोड़े गए हैं बताओ जरा। तो सन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? जो भारतीय संविधान था इसका निर्माण किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? तो ये किया था फ्रेंड भारत की संविधान सभा ने। जो संविधान सभा बनी थी उसने संविधान का निर्माण किया था, राइट।